नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलन एक्सप्रेस और हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। आज आप जैसे जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए एक नए गेस्ट लाते हैं जो अपने जीवन से जुड़ी कोई भी घटना हो या उससे जुड़े कोई भी उनकी जैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया है उसके विषय में बताते हैं। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय परिमंडल सभा के प्रधान और संचालक जोगिंदर मदान जी। आइए उनसे ही आज बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने मुझे बुलाया, और विशेष रूप से मिलन एक्सप्रेस का जो कि पिछले 5 साल से ये समाज के अंदर अपना कार्य कर रहा है, दायित्व निर्वाह कर रहा है, और इसके जो संचालक श्री करण जी, जिनको पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और वो प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हालांकि उनके पास संसाधनों की कमी है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो नाम कमाया है और जो सेवाएं दे रहे हैं वो किसी प्रकार से कम नहीं है। और अब तो उनकी एक टीम बन गई है जिसमें कई जो मास कॉम से जुड़े हुए, जैसे आप ही हैं शालू, और आपके भाई नीरज जो हैं वो भी इसमें कई बार देखा है मैंने, और आपने मास कॉम से डिग्री ली हुई है, एमफिल भी करने जा रही हैं। तो उन्होंने एक अच्छी टीम, सक्षम टीम बनाई है, और मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में मिलन एक्सप्रेस अभी हरियाणा के अंदर भी एक पैर फैलाए हैं, परंतु ये राष्ट्रीय स्तर का भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल जो है फेसबुक के ऊपर बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर, जैसे आप भारतीय मुल्तानी परिमंडल के संचालक हैं तो आपने इसकी नींव क्यों रखी और क्या कारण रहा इसकी नींव रखने का? ऐसा है कि भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा तो एक एक्सीडेंटल यूँ कह लीजिए, ये इस फील्ड में मैं आ गया। मैं पतंजलि का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्वामी रामदेव जी का योग शिविर करवाया है, और योग शिविर करवाते रामनगर की योग कक्षा प्रारंभ की थी, और वहाँ पर क्योंकि मुल्तानी लोग ज़्यादा रहते हैं और मुल्तानी लोग रहते हैं तो कृष्ण नंदा जी की एक पुस्तक थी कविताओं पर। बाई द वे जैसे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और प्रकाशित हुई, तो प्रकाशित होते ही वो परमात्मा को प्यारे हो गई। परंतु मैं इस चैनल के माध्यम से कृष्ण नंदा जी को, जो कि करनाल की एक हस्ती थे, उनकी जो कविताएं हैं, आज तक मैंने वैसी कविताएं जो कि समाज से, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई, और जो एक कवि का होता है कि भाई अपनी जो विद्या से, और ऐसा लगता है सरस्वती उनके जीवा पर थी, और जो उनकी कविताएं वैसी कविता मैंने नहीं देखी। तो एक दिन मैंने योग कक्षा के अंदर उनकी कविता सुनाई, मुल्तानी में थी, तो बहुत पसंद आई। तो मुझे लगा कि भाई ये तो जब लोग फील्ड को पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ से मेरी रामनगर से शुरुआत हुई। फिर मैंने मुल्तानी कवि सम्मेलन रखा, और दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान देखा, बढ़ता गया। फिर अभी समाचार पत्र में 1 साल तक मुल्तानी कोना प्रकाशित हुआ, और जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस मिला, तो उस दृष्टि से इस फील्ड के अंदर मेरा रुझान बढ़ता गया। वास्तव में भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा, इसको सिर्फ मुल्तानी महासभा नहीं कहा जाएगा, परिमंडल का मतलब होता है यानी उसके चारों ओर के क्षेत्र, जिसमें भावलपुर भी आ जाता है, लाहौर भी आ जाता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी आ जाता है, यानी बहुत बड़ा एक राज्य के बराबर, जहाँ पे अब उसे सराइकी बोलते हैं, सिरे के लोग, यानी सिंध नदी जो सिरे की नदी है भारत की, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, जिन्हें हम आर्यन भी कहते हैं, आर्यों की जो निवास स्थान था वो सिंध नदी था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अपनी जगह है। तो
वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो कि इग्नोर था, और वो भाषा भी जो है जो कि जिसको मीठी भाषा भी बोलते हैं, उस मीठी भाषा को प्रमोट करने के लिए इस सारे अभियान को चलाया। इसमें मिलन एक्सप्रेस का भी बड़ा योगदान है, सिटी केबल जो पहले था उसका भी बहुत योगदान है, इसमें देवेंद्र गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मतलब इसमें मुझे मौका दिया, अभी भी मौका दिया। फिर उनका एक मुल्तानी लाफ्टर शो या मुल्तानी के नाम से एक प्रोग्राम होता था सिटी केबल, तो उसमें भी उनका रहा और वो भी 6 महीने चला। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि भाई ये एक ऐसा संगठन है जो कि इंडस वैली से है, और भारत की पहचान ही जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु नदी से हम आए हुए हैं, सिंध दरिया से आए हुए हैं, हमारी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसके लिए एक रिसर्च सेंटर भी बनाना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं 2 से 4 एकड़ ज़मीन लेने का बिछाया हुआ और अगले वर्ष तक ले लूँगा, ताकि वहाँ पर जो ये लुप्त होती संस्कृति है इसको बचाया जा सके। और इसलिए भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा का निर्माण किया है। और भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा का हमें ये समझना चाहिए, जैसे तमिल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, इसी तरह से ये भी है, परंतु एक विशेष जाति के लिए नहीं है। जब मैं भारतीय मुल्तानी परिमंडल की बात लेता हूँ तो क्षेत्र की बात लेता हूँ, और पंजाब तो बाद में है, पंजाब से पहले ये जो बना हुआ है, तो ये तो 1400 में पंजाब बना है, इब्ने बतूता ने बनाया। मैं उस पे नहीं जाता पंजाब का, परंतु भारतीय मुल्तानी परिमंडल, यदि हम अपनी जहाँ मुल्तान जो है प्रहलाद की जन्मस्थली है, तो हमें अपनी संस्कृति को, जहाँ के विधर्मी के कारण या कुछ पाकिस्तान का निर्माण हो गया किसी भी प्रकार से, परंतु हमारे लोग सैकड़ों सालों तक वहाँ पर लड़ते रहे। जो भी आक्रमणकारी आते थे पहले उनको झेला हमने, दिल्ली तक तो बाद में पहुँचते थे। सर, जैसे अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री ने की थी बात, तो आपने इसको लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। तो सर, इसके पीछे आपका क्या कारण रहा है, इस दिवस को मनाने के पीछे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। वास्तव में जो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसका ऐतिहासिक जो लेखन नहीं किया जाना चाहिए था, जिसमें लगभग 10 लाख लोग शहीद हो गए, किस लिए? अपनी धर्म और देश के लिए। वो चाहते वहाँ पर पाकिस्तानी बन सकते थे, और वो वहाँ पर लैंडलॉर्ड थे। किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन थी। इतनी जगह के मालिक होते हुए, और सोना भी उनके पास बेअंता था। तो ये सारी चीज़ें होते हुए यदि सिर्फ वो पाकिस्तानी बनना मंजूर कर लेते तो इतना ही मंजूर करना था बस, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए सारी चल अचल संपत्ति छोड़ी, अपने परिजनों का एक प्रकार से दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। यही बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विभाजन विभीषिका, यानी कि वो त्रासदी थी जिसके अंदर हम अपने परिजनों का सम्मानजनक ढंग से जब हम संस्कार भी नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को हमारी स्मृतियों में रहना अनिवार्य है। वो भूल गए। तो प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टि से, देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पे कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोग प्रधानमंत्री जी की बात को राजनीतिक ढंग देते हैं। भाई, जिन लोगों को पहले करना चाहिए था उन्होंने तो नहीं किया। यदि अब कोई कर रहा है
और ये सोच लेना उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो ये दुर्भावना है। मैं ये मानता हूँ कि हमें जिन्होंने भूल गए, जिन्होंने नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा भी स्मृति दिवस, यानी कि वो हमारी स्मृति में रहना चाहिए। और आखिर उनका इतना बड़ा त्याग तो है, ये तो नहीं त्याग नहीं है। तो एक प्रकार से इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और विभाजन विभीषिका को जो स्मृति दिवस है उसमें सभी वर्ग के लोगों को आना चाहिए। और उन शहीद, वो भारतीय थे, अगर वो पाकिस्तानी होते तो शहीद ना होते, वो नहीं मारे जाते, भारतीय थे, सच्चे भारतीय थे। इसलिए सच्चे भारतीयों को हम सम्मान देना, उनको शहादत के रूप में लेना, ये अनिवार्य है। मैंने इसमें भी 2008 में 250 बुज़ुर्गों को, जिसमें पंजाब केसरी के श्री पद्म जिन्हें श्री अवार्ड मिला हुआ है, और श्री विजय चोपड़ा जी, उनको आमंत्रित किया था। स्वामी ज्ञानंद जी का आना हुआ था। 250 बुजुर्ग जो कि 80 साल से ऊपर के थे, उनको सम्मानित किया था। परंतु उसको सम्मानित करने से पहले मैंने ऐसी 14 वास्तविक घटनाएं लिखी। वो जो वास्तविक घटनाएं लिखी बहुत ही पीड़ादायक थी। और जब मैं 14वीं वो वास्तविक घटना लिख रहा था तो मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था। और जब भी मैं लेखन करता तो कलम ही ना उठती, मेरे आगे वो सारे सीन सामने आ जाते। वो घटना मैं 3 महीने में पूरी कर पाया, परंतु उसके बाद मैंने लेखन बंद कर दिया, क्योंकि उसका मेरे अपने ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। ये बात अलग है कि अब 1921 में आके प्रधानमंत्री जी ने उसी विषय को लिया है, हमारी पीड़ा को समझा है। तो मैं तो इस बात के लिए, और यहाँ तक कि भारतीय परिमंडल के सभी जन, यानी मैं उसमें ये नहीं लेता कि मुल्तानी है, भावलपुर वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के जो कि डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां या लाहौर वाले हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं मुल्तानी परिमंडल में। इसको हम सराइकी इंडिया भी बोलते हैं, सराइकी के लोग। तो उन सब की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। सर, ये जो आपने घटनाएं लिखी, अपने लेख में लिखी, किस किस तरह की घटनाएं थी जिसकी वजह से आपने अपना लेखन छोड़ दिया? असल में हमने एक कार्यक्रम किया था मुल्तानी रौनक मेला SD स्कूल में। उसमें मैंने डॉक्टर मनोज विरमानी जी हैं, उनको एक कार्य दिया था कि कोई भी बच्चा अपने दादा से उस समय की घटनाएं लिख कर आएगा तो उसको हम एक घड़ी देंगे। 40 बच्चे ऐसे आए जिनको हमने घड़ी दी, परंतु उसमें एक भी घटना ऐसी नहीं थी जिसमें शहादत हुई हो। तो फिर इस कार्य को मैंने स्वयं पकड़ा और उसमें जाना कि ऐसा हुआ है कि श्री आसानंद छाबड़ा रामनगर में अभी भी जीवित हैं, विद्यमान हैं। उनकी हवेली में 200 महिलाओं ने आत्मदाह किया हुआ है। 200 महिलाओं ने सिर्फ इसलिए कि उनका आत्मसम्मान बचा रहे। अन्यथा तो उससे पहले जितने आते थे आक्रमणकारी, यहाँ पर महिलाओं को ले जाते थे तुर्किस्तान में, वहाँ पर जाके बाज़ारों में बेचते थे। ये सच्चाई है जो कि इतिहास के अंदर नहीं बताई गई है, बताई जानी चाहिए। तो यही नहीं, यहाँ पे जो मास्टर हंसराज जी अरोड़ा, जिनकी पुत्रवधू सुजाता अरोड़ा और उनके बेटे जो हैं इस टाइम नगर पार्षद हैं सेक्टर, तो हंसराज जी की बहन, मास्टर जी की और माता, दोनों ने जो है कुएं में छलांग लगाई हुई है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं, ऐसी भी घटनाएं हैं जिसके अंदर 17 महिलाओं को अपने हाथों से उनकी गर्दन काट देनी पड़ी।
ताकि वो पाकिस्तानियों के हाथ ना लगे। ऐसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं जिससे मैं खुद, आप ये सोचिए, डिप्रेशन में चला गया। तो इतिहास के अंदर देखो, देर सवेर तो कभी ना कभी आएगा, परंतु वो घटनाएं दोबारा से ना आए, वो चीज़ दोबारा से ना पनपे। हमारी माताओं की, बहनों की अस्मिता जो है सुरक्षित रहे, इसलिए हमें अनिवार्य है विभाजन विभीषिका दिवस मनाए। ये कोई वर्ग विशेष से नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की प्रॉब्लम थी, पूरे क्षेत्र से आए हैं लोग, ऐसा नहीं है वहाँ पर सिर्फ हम ही हैं। वो बात अलग है कि हमारे के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है। मान लीजिए कोई लोहे का काम कर रहा है तो हमने उसे लोहार नहीं कह दिया। कोई मतलब चमड़े के व्यवसाय में है, जूते बेचता है, तो हमने उसे एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं दिया। एक सुनार है तो सुनार का नाम नहीं दिया। या हमारी बरादरी में ऐसा नहीं है जो वहाँ से आए, यानी कि एक कुल्ली जो है, एक नाई जो है, उसके बेटे ने भी MBBS किया है, तो उसके बेटे का बेटी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है नाई का नाई के घर में होगा। हमारे यहाँ, क्योंकि हम इंडस वैली से बिलोंग करते हैं, वैदिक संस्कृति से, हम कार्य के आधार पर हमारा वर्गीकरण नहीं हुआ है। हम सब एक हैं, एक भारतीय हैं, कोई जात बरादरी छोटी बड़ी नहीं है। मैं इसके लिए एक बड़ी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ कि ये हुआ ऐसे कि जब ये घटनाएं लिखी तो फिर ये तय किया कि भाई शहीद स्मारक बनना चाहिए। उसकी घोषणा की शहीद स्मारक की। उस घोषणा के बाद कुछ अन्य संगठन, मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी इसका अनुसरण किया, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर तर्पण का कार्य किया, 2008 की बात है। हमने पेवा में किया। जब मैं पेवा में गया, पेवा वासियों को लिया, यहाँ का लिया, वहाँ पर मैं पंडों से मिला, तो मुझे जो जगह ठीक लगी वो वहाँ पर एक तो नीचे जगह, एक है जगह ऊपर सामने। कभी कोई पेवा में जाओ वहाँ पर सॉरी, तो मैंने पूछा कि हम वहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने कहा जी वहाँ पर तो जो दलित वर्ग है उनके लोग जो हैं करते हैं, वहाँ हम नहीं करवाएंगे। तो फिर क्या था, मैंने कभी करेंगे तो हम वहीं। मैं अपने ब्राह्मण को यहाँ से ले गया, पंडित प्रवीण गोसाई जी थे, हमने उस जगह पे किया जहाँ पे हमारे वर्ग को अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ये भेदभाव नहीं है, और शायद ये हमारा ताकत भी है। सर, जैसे आपने ये घटनाएं लिखी, इसके अतिरिक्त आपकी कोई रचनाएं, जैसे आप एक प्रोफेसर भी हैं, इसको लेकर आपने कुछ अपनी रचनाओं में लिखा होगा, इसके विषय में हमें कुछ बताइए सर। देखिए, पहले तो मेरा जो एमफिल का थीसिस है वो बाईपास ऑफ करनाल, इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्बन सीन। आज जो नहर के ऊपर बाईपास बना हुआ है, हाँ जी, वो मेरी स्टडी का पार्ट है, और उसके अंदर मैंने पहले यही कहा था यदि इधर बाईपास बनाएंगे शहर के लिए अच्छा होगा। उसके कई कारण बताए थे, उनको मैं जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से मैंने बीइंग अर्बन ज्योग्राफर, मैंने एक स्टडी और की थी माल टाउन और ओल्ड टाउन की, कंपैरेटिव स्टडी थी। मुल्तानी के लिए भी सराइकी भाषा में, मुल्तानी भाषा में, जिसकी लिपि देवनागरी है, उसमें मैंने बच्चों की कहानियाँ जो कि 1.5 पेज की हैं, छोटी छोटी हैं, बच्चों के लिए प्रेरणादायक हैं, वो कहानियाँ लिखी। और उस पुस्तक का विमोचन श्री संजय भाटिया जी, जो कि हमारे MP भी हैं, यहाँ के सांसद हैं करनाल के, उन्होंने उसका विमोचन किया। राष्ट्रीय अधिवेशन किया था सराइकी का 2019 में,
तो उसमें 2 पुस्तकें जो है आई थी। एक श्री रतनचंद सरदाना जी ने लिखी थी, उनकी पुस्तक विशेष रूप से आफ्टर पार्टीशन, जब लोग यहाँ आने के ऊपर उन्हें किस किस प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, वो पुस्तक उसके ऊपर है। मृत्युंजय नाम है उसका पुस्तक का टाइटल। यानी हमने किसी प्रकार से हार नहीं मांगी, भीख नहीं मांगी, रिजर्वेशन नहीं मांगी, अपने दम के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर जो है हम आगे बढ़े। तो सरदाना जी की जो पुस्तक है उसका विमोचन भी उसी दिन हुआ। तो जो मेरी पुस्तक थी वो बच्चों के लिए थी और वो सराइकी या मुल्तानी भाषा में है। तो इस प्रकार से आगे जो है कार्य करने के लिए, जैसे मैंने बताया, भी रिसर्च सेंटर हम बनाएंगे तो कर रहे हैं, कोई नहीं, चलेगा, होगा। सर, आप अल्फा सिटी के प्रधान हैं। पीछे हाल ही में हम न्यूज़ करने भी गए थे, वहाँ पे बहुत सी समस्याएं थी, जैसे उनका सामना करना मुश्किल था। तो आपने उन मुद्दों को उठा के किस तरह से उन समस्याओं का हल किया, किस तरह से प्रेजेंट किया और किस तरह वो समस्याएं ख़त्म हुई, आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, इस समस्याओं की तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर कोई व्यक्ति उन समस्याओं पे, देखो मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के नाते समस्याएं उठाना मेरा कार्य है। परंतु मैं जनता को बताना चाहूँगा कि अल्फा सिटी अपने आप में एक बहुत अच्छी सेटलमेंट है, कॉलोनी है। समस्याएं तो हर जगह होती हैं, कहानी है। अब अर्बन स्टेट सेक्टर 13 में सारे में जो बरसात आई, पानी आ गया था, परंतु उसके बावजूद भी अल्फा सिटी के अंदर एक ये रहेगी कि जो भी प्रधान आएगा वो अपनी समस्याओं को बताएगा। आज मैं हूँ, कल को कोई और आएगा, वो हमारा कार्य है। वहाँ पे समस्याओं में तो वास्तव में जितने भी बिल्डर हैं, इन बिल्डर्स के ऊपर कोई चेक नहीं है। जब इन्हें लाइसेंस दिया गया तब इनके साथ ऐसा कोई सरकार ने एग्रीमेंट नहीं कर रखा कि आपने इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। यानी जो कार्य लाइसेंस दिया 2008 तक के लिए और 10 को बढ़ा, फिर मतलब बढ़ते बढ़ते आज 24 तक का लाइसेंस मिला हुआ है, उसी कार्य को समाप्त करने के लिए। तो बिल्डर जो है, सीधी सी बात है, वो तो कमाई के लिए है। करोड़ों रुपए उसके पास है, हमारे मेंटेनेंस फ्री सिक्योरिटी जो उसने ली हुई है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी, परंतु वो इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी के ऊपर ऐसी कुंडली मार के बैठा है कि वो खर्च करना ही नहीं चाहता। किसी भी पार्क के अंदर पार्क में लाइट नहीं है। ये कितनी बड़े दुर्भाग्य है। 15 पार्क हैं, एक भी पार्क के अंदर। पहले कभी हम कहते थे कि भाई निगम के पार्क क्या हैं, देखो प्राइवेट कॉलोनी में आओ। मैं समझा निगम के जो पार्क है सब के अंदर ओपन जिम लगा हुआ है, अल्फा में तो एक में भी नहीं है। पानी भराव की समस्या है, यानी कि खेतों, पहले हुड्डा जब बनाता था वो सड़कों को स्थानीय खेतों से ऊंचा उठाता था, पर बिल्डर ने पैसे बचाने के लिए खेत ऊंचे हैं, सड़कें नीची हैं, खेतों का पानी आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, यदि उसका कनेक्शन जो शहर का सीवरेज है उसके साथ हो जाए तो फ़र्क पड़ सकता है, परंतु अभी बिल्डर जब तक कंप्लीशन ना ले तब तक मिल नहीं सकता। कंप्लीशन वो लेता नहीं, ना लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको बहुत करोड़ रुपए जो है इस टाइम कमाई हो रही है उसकी। बिजली की संकट है, 800 किलोवाट ले रखा है, बताइए 600-700 घर वहाँ पर हैं, यानी कि 608 से 1 किलोवाट का, जबकि हमने तो 10-10 किलोवाट शो किया हुआ है। तो एक प्रकार से उसमें स्ट्रीट लाइट भी जलती है। तो हमारे यहाँ आप देखिए बिल्डर की यानी सोच बहुत ही निम्न स्तर की है कि हमारे यहाँ रात को स्ट्रीट लाइट ही नहीं होती। पिछले 5 महीने से जूझ रहे हैं, प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। वो तो ऐसे लगता है जैसे हम आइसोलेटेड हैं, एक अलग से साम्राज्य है बिल्डर का। वो चाहे तो यहाँ पे प्रशासन को आने दे, चाहे ना आने दे।
मेंटेनेंस के ऊपर कोई चेक नहीं। प्रशासन से बात करो, वो कहता है आपके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है, मान लो रजिस्ट्री के अंदर ही लिखा हुआ है। अब ठीक है, बिल्डर ने रजिस्ट्री करवाई, हमने रजिस्ट्री करवाई, उस टाइम हमें मजबूरी ये होती है कि हम चाहते हैं यार रजिस्ट्री हो जाए किसी प्रकार से। बंदा फंसा होता है, रजिस्ट्री नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा, तो एक प्रकार से उसके अंदर लिख दिया, पर वो भी नहीं मानता। अब प्रशासन से बात करो, वह कहते हैं कंज्यूमर में जाओ, हरेरा में जाओ। अब कंज्यूमर में RWA जा नहीं सकती क्योंकि वो तो डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है। अच्छा, फिर सालों साल लग जाते हैं। और रेरा के अंदर भी जो है एक प्रकार से मैं तो ये मानता हूँ वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों की एक एक्सटेंडेड बॉडी है। 2018 के केस सब सुने जा रहे हैं, तो प्रशासनिक आधार पर तो मतलब लोगों का समस्याओं का निदान हो सकता है। बाकी तो समस्या एक गंभीर समस्या देखिए, नया बस स्टैंड, हालांकि नए बस स्टैंड का जो है शहीद मदन लाल ढिंगड़ा वो भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा और 12 और अन्य संगठनों की रिक्वेस्ट के ऊपर उसका नाम रखा गया। परंतु आप देखिए GT रोड से पहले जो सड़क है ये NDRI तक वो स्मार्ट रोड है और उसके बाद स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। यदि रात के टाइम नए बस स्टैंड से कोई महिला, अभी एक दिन देखा मैंने, महिला बेचारी आती हो तो अंधेरे में आती है, उसके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। महिला क्या, पुरुष के साथ भी हो सकती है। पुरुष के साथ जो है कोई भी रोक के और उसके साथ उसका पर्स छीन सकता है, कुछ और छीन सकता है। यानी स्ट्रीट लाइट न होना बस स्टैंड वाली रोड पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। स्ट्रीट लाइट हो, उस सड़क के ऊपर हैवी ट्रैफिक आता है, अल्फा सिटी के जो गेट हैं वहां पर स्पीड ब्रेक करो। क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि किसी दिन वो घटनाएं घटें, कोई महिला वहां पर लुटे, कोई आदमी का जो हादसा हो या स्पीड ब्रेकर के साथ एक्सीडेंट हो और फिर जो है पब्लिक उठे और शोर डाले और सेक्रेटेरिएट पे जाए? क्या प्रशासन इस बात के लिए इंतजार कर रहा है? प्रशासन को खुद भी तो देखना चाहिए। अभी हमने लेटर दिया है और जो हमारे MLA हैं उनके नाम भी दिया है, श्री राम कुमार कश्यप जी को भी पत्र दिया है, महापौर मेयर को भी भेजा है, निगम के आयुक्त को भेजा है। तो हम तो अपनी तरफ से डिमांड उठाते हैं, परंतु प्रशासन को चाहिए कि भाई कम से कम मानवता के आधार पर, करनाल की जनता के आधार पर टेम्परेरी लाइट लगा दें, परंतु वहाँ पर लाइट की व्यवस्था बस स्टैंड और आगे तक अल्फा तक होनी चाहिए। मेरा तो अल्फा RWA की तरफ से एक विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इस बात को वो जरा ध्यान से देखें। तो बाकी तो समस्या देखो, जल भराव की समस्या है। कमाल तो है कि भाई महिलाओं पर इतना जोर है। हम पिछले 3 साल से डिमांड कर रहे हैं, अभी एक महिला कर्मचारी वहाँ बैठे जहाँ पे बिल, परंतु हमारी डिमांड नहीं मानी जा रही। कम्युनिटी सेंटर है वो हमें मतलब है तो हमारे लिए, हम उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। अभी 15 अगस्त बड़े दुर्भाग्य की बात है, कम्युनिटी सेंटर में नहीं मनाने दिया, मना कर दिया गया। हमने पार्क के अंदर मनाया, बरसात भी हो सकती थी उस दिन, मौसम ठीक रहा, वरना बहुत गर्मी भी हो सकती थी। तो एक प्रकार से यानी कि जो कम्युनिटी सेंटर हमारे लिए बना है, परंतु बिल्डर की इतनी जबरदस्त, यानी उसने एक तो, परंतु बिल्डर का क्या योगदान है? वो तो ऐसा लगता है मुझे एक अलग राज्य सा बना हुआ है ना, प्रशासन का उसके ऊपर कोई है, बिल्डर्स का भी एक गैंग बना हुआ है। वो यहाँ के प्रशासन को तो कुछ समझता ही नहीं है। 33 kV सब स्टेशन है, मुख्यमंत्री जी को कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने DC साहब से कहा, उपायुक्त महोदय ने 2 बार मीटिंग बुलाई है, परंतु बिल्डर की कान पे जूं तक नहीं देख रही। यानी प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। अन्यथा तो क्या मजाल है, एक उपायुक्त महोदय कह दे और कार्य ना हो।
प्रशासन को या तो ऊपर से अधिकार नहीं है, बिल्डर लॉबी ज़बरदस्त है जिसने प्रशासन को भी पंगु बनाया हुआ है। 28 जून तक ये बनना चाहिए था 33 केवी सब स्टेशन, नहीं बनाया अगले ने। 10 करोड़ का खर्चा है लगभग, वो नहीं करना चाहता। रात को लाइट इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि उसका सैंक्शन लोड 800 किलोवाट है, 1100 कर रहा है, 1150, वो भी जो फाइन दे रहा है नए मीटर दे रहा है, परंतु प्रशासन का कोई कंट्रोल एक प्रकार से अल्फा सिटी के ऊपर नहीं है। अल्फा सिटी तो ऐसा है कि निगम से बात करें कि भाई वो स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर जिम वगैरह या ओपन जिम लगा दो, वो कहते हैं जी वहाँ तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। सर आप कह रहे हैं प्रशासन के ऊपर, प्रशासन का कोई वो कर्तव्य नहीं निभा रहा है इसको लेकर। सर आपने जैसे बात बताई, आपने जैसे गवर्नमेंट को भी लेटर लिखे हैं जो मंत्री हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रक्रिया रही? नहीं, देखिए प्रशासन की कुछ सीमाएं हैं, उसके लाइसेंस में ऐसा है, उसके लाइसेंस के अंदर ऐसा होने के कारण प्रशासन मजबूर है। मेरा मानना यह है कि जो हमारे विधायक हैं श्री राम कुमार कश्यप जी को ये मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहिए। अब स्थिति तो एक है, विधानसभा में यदि ये मुद्दा उठे, नो डाउट अब जो डीटीपी श्री RS बाठ आए हैं उन्होंने थोड़ी सी सुध ली है। पहले वाला तो बिल्कुल भी सुध नहीं लेता था, पहले वाला तो ऐसा लगता था जैसे कि वो बिल्डर के साथ मिला हुआ है। अब उन्होंने बिल्डर्स की मीटिंग बुलाई है, कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से, परंतु उसके साथ भी क्या हो रहा है, अभी पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ कि वो करनाल के लिए तो 2 या 3 दिन आते हैं, 3 दिन तो उनको चंडीगढ़ बिठा लिया। पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा है बिल्डरों ने सारों ने मिलके, ताकि वो अपना करनाल में पूरा टाइम ही ना दे सके। अरे भाई पूरा टाइम कोई व्यक्ति नहीं देगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है मीडिया यदि इस बात को उठाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को सुविधाएं होंगी। और मैं तो विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि भाई अल्फा सिटी क्योंकि उसके अंतर्गत आता है, वो विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठाएं निश्चित रूप से। और बाकी तो ठीक है, बढ़िया। सर जैसे आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, पिछले हाल ही दिनों बिन मौसम जो बरसात हुई, इसमें मौसम का क्या बदलाव था कि बिन मौसम बरसात भी और फसलें भी बर्बाद हो चुकी है इसमें किसानों की, और कुछ फसलें तो वैसे ही बर्बाद हो रही हैं, लगी ही बर्बाद हो चुकी हैं। इसके पीछे क्या समस्या है, क्या समस्या आ रही है मौसम को लेकर? सर देखिए प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है, पूरा वर्ल्ड चिंतित है। वो है जलवायु का परिवर्तन। जब हम छोटे होते थे दशहरे के ऊपर सर्दी आ जाती थी, दीपावली के अवसर पर हमारे सारे पशु ढोर जो हैं अंदर हो जाते थे। दीपावली के बाद पहले बाहर रहते थे, परंतु अब वो स्थिति जाके आती है दिसंबर में। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पेड़ कट गए हैं, शहर बड़े बड़े हो रहे हैं, बेसिकली वो डेजर्ट हैं। तो जलवायु परिवर्तन ये मानवकृत एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है। यानी जो जलवायु के परिवर्तन के कारण ये संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और हम जो कर रहे हैं फसलें वो परंपरागत रूप से करते हैं, समय के साथ जैसे जलवायु बदल रही है उसके हिसाब से भी नहीं करते, हम करना भी नहीं चाहते। कुछ सरकार करवाना चाहे तब भी नहीं करना चाहते क्योंकि जो आसान लगता है। तो ये जो सितंबर के अंदर इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये तो समस्या आती रहेगी। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है दोनों रहे हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी रहा है, अर्बन ज्योग्राफी भी रहा है। किसानों को मैं ज़रूर एग्रीकल्चर ज्योग्राफर होने के नाते मैं निवेदन करूँगा कि परंपरागत कृषि को छोड़कर, यानी सिर्फ गेहूं और धान की फसल को छोड़कर, हमें एडवांस खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें पॉली हाउस बनाने चाहिए
नेट हाउस बनाने चाहिए। पीछे मैं आपके चैनल को ही ले गया था काछवा के अंदर, वहाँ पे दिखाया भाई अभी काछवा के अंदर गोभी आ रही है। मेरे मामा जी जो कि काछवा के हैं, मेरे मामा जी सरपंच भी रहे हुए हैं वहाँ पर, और उन्होंने पोली हाउस लगाए हुए हैं। अब दूसरा पोली हाउस लगाया है। 1 साल में 2 साल में खर्चा निकल आता है, परंतु उसके अंदर जो है एडवांस खेती में क्या है, उनको खीरा अच्छे रेट मिल जाता है। अभी उनकी जो गोभी जो जा रही थी 40 रुपये किलो के हिसाब से जा रही थी, पर यदि हम अदरवाइज तो दिवाली के बाद आएगी, हम पोली हाउस की आने लगी। तो लोगों को खुम्बी की खेती या दूसरी खेती व्यवसाय की तरफ भी हमें मुड़ना चाहिए, और कमर्शियल जो फार्मिंग है उसकी तरफ आना चाहिए, डेयरी फार्मिंग की तरफ आना चाहिए। जब तक हम अपने जो खेती का सिस्टम है परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक, अभी टेक्निक आई है जो स्प्रे करने के लिए, पहले आदमी करते थे उसमें कईयों को गैस चढ़ जाती, अब ड्रोन टेक्निक आई है। ड्रोन टेक्निक इतनी सटीक है, एक तो कंप्यूटर के ऊपर जीपीएस के माध्यम से आपका खेत बिल्कुल डिमार्क हो जाता है डोल से, फिर उसके बाद ड्रोन जाएगा और वो एक ही बार में आपको 10 मिनट में 1 एकड़ भूमि के ऊपर स्प्रे कर देगा, इक्वल स्प्रे करेगा। मैंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, बहुत अच्छा। और डोल से इधर भी नहीं जाएगा, पूरे आपके खेत के अंदर। यदि आप चाहते हैं सस्ते तरीके से हमारी जो भी खाद का रूप बदल रहे हैं, खाद के लिक्विड खाद भी आ गई है, ऐसा नहीं, ईंट के खेतों पे मैंने देखा डेमोन्स्ट्रेशन। तो वो ड्रोन सिस्टम जो अब आ रहा है, हमें आगे आना चाहिए और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्प्रे करें और नई नई तकनीक लें। और ये जो पानी की कंजम्पशन जो होती है धान के अंदर, इस खेती को, फूलों की खेती करें। हम बाहर से मंगवाते हैं, जहाज़ों से आता है इम्पोर्टेड फ्लावर। हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो हम अच्छे अच्छे बागान लगा सकते हैं, यहाँ पे अंगूर लगा सकते हैं, दूसरी खेती कर सकते हैं। हम क्यों पड़े हुए हैं कि वही की वही खेती करें? तो यदि आप समय के साथ नहीं चलोगे तो देखो मौसम ने तो परिवर्तन होना है। अगर आपने मान लो यहाँ पर और किया होता, अब सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ तो ख़राब हो जाएंगी, पर तो पोलोग्राफ जो नेट में हाउसिंग में वो कम ख़राब हुई हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, बीइंग मैं एग्रीकल्चर जोग्राफर, मैं किसानों से निवेदन ये करूँगा कि आप अपनी परंपरागत खेती का तरीका बदलें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी अल्फ़ा के अंदर हमारा एक और काम है पर्यावरण की दृष्टि से। एक मिरांगा के नाम से वहाँ पर दीनदयाल आवास योजना में एक कॉलोनी कटी है, वहाँ पर एक पीपल का बहुत भारी पेड़ था। तो उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया बिल्डर ने, एक तो काट लिया, दूसरा काट रहा था। तो मुझे कॉलोनी वासियों ने बताया, मदान साहब ऐसे ऐसे है। मैं उसी टाइम पहुँचा और रुका। रुकने के बाद फिर हमने एप्लीकेशन दी, एसपी साहब को दी, डीसी साहब को दी, फॉरेस्ट को दी। अब वो पेड़ जो है उसके पीछे पड़ पड़ के वो जो है प्राणवायु देवता की कैटेगरी में आ गया है। उस पेड़ की पेंशन बढ़ गई है गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से। वो जो हरा भरा पीपल पेड़ है 80 साल का है, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है उसमें के लगभग 20 के आसपास पेड़ है, उसमें वो पेड़ भी है। एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ RWA ने, अगर मैं उसका प्रधान ना होता तो यह RWA को श्रेय जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए उस पीपल के पेड़ को हमने बचाया और वो पेड़ बचा हुआ है। हालांकि बिल्डर को तो नुकसान होगा क्योंकि उसने जो कॉलोनी काटनी थी उसके जो प्लॉट थे वो भी खराब होंगे। और अब हम चाहेंगे कि उस पीपल के चारों ओर 20 फुट तक DTP साहब से निवेदन करेंगे कि भी हमें प्रॉपर ये ना उसको कैद कर दें। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, देखिए जो वीमेन कॉलेज में मैं प्रोफेसर था, एज ए ज्योग्राफी प्रोफेसर है, MSc ज्योग्राफी स्टार्ट की। बहुत सारे बच्चों ने जो है MSc ली, कॉलेज के प्रोफेसर बन रहे हैं।
डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, खालसा कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे प्रोफेसर हैं। तो अर्बन ज्योग्राफी मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। अर्बन ज्योग्राफी में स्मार्ट सिटी में राशि आई हुई है। और ये जो पुल जो कि बन रहा था इसके ऊपर जो कमेटी चौक से, हालांकि मेरा तो सुझाव ये था कि ये पुल यहाँ की बजाय माल रोड पर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जो काछवा वाली रोड सीधी आती है, कम से कम एक सीधी रोड से बाहर तक के लिए कनेक्ट हो जाएगा। परंतु जिस लेवल पर वो खालसा कॉलेज तक एक्सटेंडेड हो गया था, परंतु उसके अंदर मैं तो ये कहूँगा अमर उजाला के जो देव शर्मा जी हैं उनका सहयोग मिला और उन्होंने अखबार में छापा, संजय बटला जी का सहयोग मिला और वो जो पुल अब फिश मार्केट तक आ गया। क्योंकि पहले वाला पुल जो था वो समस्या ये बनती, काछवे वाला तो मुड़ के आता ना, एसबीएस स्कूल में अगर आता तो वहाँ भीड़ हो जाती, वो तो सीधा जाता। अच्छा, जो कैथल रोड की तरफ से आते हैं वो भी बाईपास बनेगा, उधर जाएंगे। अब उसमें रमेश नगर है, सदर बाज़ार है और फिर जितने भी स्कूल हैं, मान लो खालसा कॉलेज है या डीएवी कॉलेज है या स्कूल है, अब फिश मार्केट के होने के कारण सभी बच्चों को, अध्यापकों को, इतनी भारी जनता को इस पुल का लाभ मिल सकेगा, ऐसा नहीं है। तो बीइंग अर्बन ज्योग्राफर मैं ये समझता हूँ कि सब्जेक्ट का बहुत फ़र्क होता है और इस अभियान को लिया और सरकार को तर्कपूर्ण ढंग से जब बताया तो आज ये पुल छोटा हो गया है, करोड़ रुपए बचे हैं, एक अच्छी बात है। तो बच्चे पहले एमएससी ज्योग्राफी के मैं वहाँ भी पढ़ाता रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट मैंने सेक्टर 14 में जब एमएससी थी वहाँ पर भी पढ़ाया है मैंने, वहाँ पर पर्यावरण का भी पढ़ाया है। तो एक प्रकार से एमएससी को पढ़ाता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट का एक अपना प्रभाव होता है और मैं तो समझता हूँ ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है। सर, जैसे आप भारत विकास परिषद की कृषि शाखा के प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं और आपने राष्ट्रीय दायित्व भी निभाए, तो सर इसमें आपकी भूमिका क्या रही सर? देखिए, भारत विकास परिषद कृषि शाखा 1986 से शुरू हुई थी और मैं फाउंडर मेंबर में से हूँ। सभी प्रकार के दायित्व निर्वाह किए हैं मैंने। शाखा का सचिव रहा, प्रधान रहा, जिला प्रधान रहा, प्रांत का संगठन मंत्री रहा, प्रांत का अध्यक्ष रहा, मैं 4 साल रीजनल सेक्रेटरी रहा हूँ, 8 साल राष्ट्रीय संयोजक के विभिन्न प्रकल्प का दायित्व रहा है और पर्यावरण में जो है राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन का दायित्व रहा है। भारत विकास परिषद के माध्यम से, हालांकि करनाल के अंदर 6 हैं ऐसी शाखाएं, और यही सिखाया जाता है कि समाज के लिए किस प्रकार से हमारा मेन संस्कार, ज़्यादातर कार्यक्रम हमारे रहते हैं बच्चों के ऊपर, देशभक्ति गीतों पे या अपनी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति को करने के लिए सांस्कृतिक सप्ताह या पखवाड़ा का आयोजन करते हैं। उसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इसी तरह से गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, अभी मैं कार्यक्रम अध्यक्ष था जो घरोंडा में, उनके समापन समारोह पे वहाँ पर बच्चों को जो मेधावी छात्र हैं उनको भी सम्मानित किया, अध्यापकों को भी सम्मानित किया, समाज सेवी लोगों को भी सम्मानित किया। फिर भारत विकास कृषि शाखा ने निशंक किया, जो लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर कार्यक्रम किया है और मनदीप मैडम हैं वहाँ की प्रिंसिपल, उनका सहयोग रहा। वो पहले भी जहाँ होती थी हमने पंखे भी दिए हैं, पहले भी स्कूलों में पंखे देते रहे हैं भारत विकास कृषि शाखा वाले। कहीं इन्वर्टर की ज़रूरत है, कहीं और ज़रूरत है, तो यही नहीं, बड़ा गांव के अंदर एक स्कूल है, इसी साल वहाँ पर भी मेधावी छात्रों को और अध्यापकों को सम्मानित किया, निसंग में भी सम्मानित किया। तो सम्मान कुछ नहीं होता है, एक मोटिवेशन होती है। यानी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, जब उसको आप कोई सम्मान दोगे, रिकॉग्निशन दोगे, तो उसका उत्साह बढ़ता है। भारत विकास परिषद का मूल ध्येय यही है कि सक्षम व्यक्तियों से, हम मान लो धन वाले हैं तो उनसे लेके
हमारी यहाँ पे डिस्पेंसरी है परमानेंट झुंडला गेट पे, तो बहुत सालों से चल रही है। डॉक्टर JC भटला उसके इंचार्ज रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं देते रहते हैं। तो भारत विकास परिषद जो है हर लेवल पर अपने कार्य करती है और एक अच्छा NGO है, देश के अंदर कार्य कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, निष्काम भाव से कार्य करते हैं। भारत विकास परिषद अपने आप में एक स्थापित NGO है। सर, जैसे हाल में नवरात्रे चल रहे हैं, इस पर परिमंडल क्या कार्य कर रहे हैं, जैसे नवरात्रों को लेकर, या इसके अतिरिक्त आप और भी ओकेजन करते हैं, धार्मिक ओकेजन, सर किस तरह के और कार्य किए जाते हैं इसमें? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है, ये कह लीजिए, मैं बजरंग दल का करनाल का जिला संयोजक रहा हूँ 3 साल तक, विश्व हिंदू परिषद का भी महामंत्री रहा हूँ। साध्वी ऋतंभरा जी को बुलाया था, उनका सूत्र तो आज भी मुझे एक याद है, किसी से अपेक्षा न करें। यदि आप अपेक्षा करेंगे तो आपकी उपेक्षा होगी, यदि आप अपेक्षा नहीं करेंगे फिर आपकी उपेक्षा नहीं होगी। माँ झंडे वाली या आदि शक्ति माँ झंडे वाली एक सेवा समिति अर्जुन गेट के पास पंडाल है और एक सेट 14 में है। वहाँ पे श्री राजेश लांबा जी हैं, यहाँ पे जुगल भटला जी हैं। हालांकि बजरंग दल में इन दोनों ने मेरे साथ कार्य किया हुआ है, इसलिए वो दोनों ही मुझे बुलाते हैं। मेरे अच्छे संबंध हैं, प्रेम प्यार है। तो देखिए, जो ये नवरात्रे हैं इनका महत्व है भारतीय संस्कृति के अंदर, और माँ झंडे वाली है या दुर्गा है, ये एक शक्ति का प्रतीक है, आदि शक्ति है। हमें अपनी संस्कृति के अंदर आदि शक्ति का, यदि उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप, वो शक्ति स्वरूपा है, आपके अंदर शक्ति देगी, आपके अंदर बल आएगा, आप बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। तो इधर जो सेवा समिति की तरफ, तो भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा पिछले कई सालों से 108 फुट लंबी चुन्नी चढ़ाता है। लगभग 100 लोग जो 108 फुट चुन्नी को पकड़ते हैं और वो ले जाते हैं। जैसे गणेश उत्सव पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मेरा मानना यह है कि जो ये नवरात्रों के अंदर माँ दुर्गा से संबंधित हम बड़े बड़े पंडाल लगाएं, इससे बच्चों को संस्कार मिलेंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो सारी चीज़ें होते हैं सामाजिकता के लिए होती हैं। आज बच्चे हमारे सामाजिक परिवेश के अंदर हटते जा रहे हैं। पहले हम रेलवे स्टेशन में पानी पिलाने जाते थे, अब कौन जा रहा है? अब हर कोई प्रोफेशनल हो गया है। परंतु यदि बच्चे को संस्कार देने हैं तो उनको हम जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो कि मान्यताएं हैं, उनके साथ हमें जोड़ें, इससे भी वो कुछ ग्रहण करेंगे। तो विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति को समय निकालकर जाना चाहिए, कहीं भी जाए, परंतु अपनी धार्मिक परंपराओं को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तव में वो हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ऐसे पंडाल और भी होने चाहिए, ऐसे लोग आगे आने चाहिए, सेवा कार्य करें, और वो भी सेवा कार्य करते हैं और भी करें, बहुत अच्छी बात है। सर, आपने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की है, तो इसका श्रेय आप किसे देते हैं? देखो, श्रेय तो हर स्तर के ऊपर एक व्यक्ति एक दिन में अपना आप सब कुछ नहीं बन जाता। उसमें बहुत सारे अध्यापकों का भी रोल होता है, जिन्होंने आपको पढ़ाया होता है। उस समाज का भी होता है जिसमें आप खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं। फिर भी मेरी माताजी का, पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। माता पिता का योगदान तो हर एक बच्चे के ऊपर रहता है, परंतु मैं ये कहूँगा जो इतने सारे कार्य कर रहा हूँ, इसमें मेरी धर्मपत्नी,
जो कि गुरु नानक खालसा कॉलेज में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स की, सीनियर प्रोफेसर हैं श्रीमती शशि मदान। उनका भी योगदान है, मेरे बच्चों का भी योगदान है। यदि इतना समय देता हूं तो कहीं ना कहीं उनका समय निकाल कर मतलब समाज को समय दे रहा हूं। तो इसका श्रेय मैं जहां समाज को दूंगा, अपने गुरुजनों को दूंगा, अपने माता पिता को दूंगा, तो मैं अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को भी इसका श्रेय देता हूं कि वो मुझे एक ऐसा कंफर्ट, एक ऐसा वातावरण देते हैं कि मैं समाज के कार्य करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। तो श्रेय तो आपको भी जाता है कि आप जो हैं आज ये मुझे बुलाया और भिन्न भिन्न बातें जो हैं उस पर विषय पे रखी। तो मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने भी जो है। सर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे शो पे आए, हमारे कार्यक्रम पे आए अपना कीमती समय निकाल के। तो ये हमारा कार्यक्रम था छोटी मुलाकात बड़ी बात, जिसमें प्रोफेसर जोगेंद्र मदान जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने विषय, अपने जीवन से जुड़ी और कई समाज से जुड़े मुद्दों के विषय में बात